हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 41 से अभी तक हम टोटल 40 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और ये जो टोटल 40 लेक्चर हुए हैं, हर एक लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। और जिसमें आप अगर देखोगे तो इसमें न्यूमेरिकल भी कम से कम 5 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्ट सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है, ठीक है। और कम से कम हर लेक्चर में हम 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो ये और इसके एक्स्ट्रा जितनी भी डिटेल हो सके वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी इसकी PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल स्टडी वायर के नाम से, तो आप टेलीग्राम पे इसे सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1191 नंबर का, ठीक है, क्योंकि हम टोटल 1190 क्वेश्चन पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है। देखो, अपरूपता पाई जाती है तो अपरूप आपको पता होगा, जैसे ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फुल्लेरीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट, हीरा और फुल्लेरीन, ये तीनों के तीनों अपरूप है किसके? कार्बन के। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के अगर संकेत की बात करें तो क्या होता है? C होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का संकेत C, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और वो कौन से वर्ग में है कार्बन? तो कार्बन आता है कितने? 14वें वर्ग में आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा। और पीरियोडिक टेबल में ये दिख जाएगा आपको कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर ये आ जाता है टीन और ये लेड, ठीक है। याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का है, 14 सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है 32, टीन का है 50 और लेड का कितना है? 82, ठीक है। आपको याद रखना है। और ये कौन से ब्लॉक के तत्व होंगे? तो P ब्लॉक के तत्व होंगे। और कार्बन के तीनों अपरूप के नाम याद रखिएगा, ग्रेफाइट, हीरा और फुल्लेरीन। अगला क्वेश्चन है 1192 नंबर का, कि सभी रज्जुकी संघों, ठीक है, सभी रज्जुकी संघों मतलब मेरु रज्जु वाले की बात कर रहा है, इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषता होती है, ठीक है। तो जो सभी रज्जुकी संघों में किसके अलावा सभी विशेषता होती है? तो ये चारों के चारों ऑप्शन मेरुदंड होता है, सेकंड ऑप्शन है कोलोमेट होते हैं, थर्ड ऑप्शन है द्विकोरिक होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है त्रिकोरिक होते हैं। तो आप अगर देखोगे तो जो मेरु रज्जु होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये विशेषता नहीं होती, कौन सी? द्विकोरिक होते हैं। ये विशेषता को छोड़कर सभी की सभी विशेषता पाई जाती है। मतलब मेरुदंड होता है मेरु रज्जु में, ठीक है, कोलोमेट होते हैं और त्रिकोरिक होते हैं, परंतु द्विकोरिक नहीं होते। कौन? तो जितने भी रज्जु की संघ है, मतलब मेरु रज्जु वाले हैं, वह सभी के सभी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो, परंतु जो आपको नया लगे आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसे आप अगर नोट्स बना रहे तो वहाँ नोट कर लीजिए। और उन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा पढ़िए जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और अभी भी अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी होगी तो 6वीं से 10वीं तक NCERT जरूर पढ़ लीजिए। और 6वीं से अगर 8वीं तक ना हो पाए तो 9वीं 10वीं की फिर भी पढ़िए, क्योंकि उससे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एज इट इज आपको NCERT में लिखा मिल जाएगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की द्वितीयक आयन विभव का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और, ठीक है, फ्लोरीन के द्वितीयक आयन विभव का सही क्रम कौन सा है? तो ये चारों के चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, मतलब ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीयक आयन विभव का सही क्रम यही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आयन विभव किसमें होंगे? द्वितीयक आयन विभव ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में, फिर नाइट्रोजन में और फिर कार्बन में, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ देखोगे तो बात हो रही थी किसकी? ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की और कार्बन की, ठीक है। तो ये चारों के चारों याद रखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो यहाँ 9 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1194 की चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। जो चूना पत्थर है उसे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय चला जाता है, इसलिए मैं ऑप्शन को इग्नोर करते हुए हम डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं, ठीक है। आप चारों पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। क्या? अनबुझा चूना प्राप्त होता है, ठीक है। तो चूने पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? अनबुझा चूना। इसका मतलब कि जो चूना पत्थर होता है वो होता क्या एक्चुअल में? CaOH
होल्टवाइज होता है क्या, चूना पत्थर। जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है अनबुझा चूना, मतलब बिना बुझा चूना बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि चूना पत्थर क्या होता है, CaOH होल्टवाइज। वैसे बेसिकली इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, CaOH होल्टवाइज को। ठीक है, और जब इसे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, इसे ही बोलते हैं अनबुझा चूना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1195 कि खालिस्तान ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। मतलब ये 4 ऑप्शन है इसमें, प्लेटो, मूरे, मेंड ब्लास्ट और विट्टेकर। तो इसमें से कौन ने 5 जगत प्राणी का प्रस्ताव दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो विट्टेकर थे इन्होंने 5 जगत प्राणी 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव दिया था। और ये दिया था कब विट्टेकर ने ये सिद्धांत, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिद्धांत दिया गया था 1969 में। कौन ने, विट्टेकर ने। और ये जो 5 जगत की बात हो रही थी, 5 जगत के अंतर्गत आते कौन है, तो पहला आता है मोनेरा, सेकंड आता है प्रोटेस्टा, थर्ड आता है पादप, फोर्थ आता है यहाँ पर कवक, और फिफ्थ आता है एनीमिलिया। याद रखिएगा कि जो विट्टेकर ने 5 जगत जो प्रणाली दी है या फिर हम नियम दिए हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप और कवक और एनीमिलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1196 की आँख के उस हिस्से की पहचान करें। आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। हमारी आंखों में जो प्रवेश करता है जिसके माध्यम से, उसकी पहचान करना है। तो आई होप चारों ऑप्शन पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर क्या राइट आंसर, जो कार्निया होता है, तो आँख के उस हिस्से को कार्निया कहते हैं जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो स्पेशली याद रखिएगा कि कार्निया से होकर प्रकाश प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है। और आँख के बाहर एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली की कड़ी होती है जिसे दृष्टपटल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और नेत्रदान में दिया क्या जाता है, तो कार्निया ही दिया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में क्या दिया जाता है, कार्निया, जिसके माध्यम से प्रकाश शरीर में प्रवेश करता है। और आंख के रंग का मतलब क्या है, आइरिस के रंग से होता है। मतलब आंख का रंग डिसाइड कौन करता है, तो आइरिस डिसाइड करती है। कौन, आइरिस। ठीक है, सब लोगों की आंख अलग अलग होती है, वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 1197 की निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया से अलग किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया आसवन की, ये आप अगर पढ़ोगे तो 10th क्लास की NCERT में फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आसवन, आमतौर पर आसवन विधि प्रक्रिया से अलग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तेल और पानी, सेकंड ऑप्शन है एल्कोहल और पानी, थर्ड है नमक और पानी, और फोर्थ ऑप्शन है एल्कोहल और आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा कि नमक और पानी। तो हम ये मान लेते हैं कि नमक और पानी को अगर हम ये घोल बना लिया जाता है और यहाँ नीचे से हम इसे आग लगा देते हैं या फिर ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है, तो आसवन विधि के द्वारा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और ये पृथक्करण विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, पृथक्करण विधि के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जब खनिज तेल जो होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि, इनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1198 कि वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है। तो ध्वनि किससे किससे संचरित होती है, तो माध्यम में संचरित होती है। ऑप्शन नंबर 4th है यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो यहाँ वहाँ पर भी रिपीट हुआ था, वहाँ लैंग्वेज अलग थी और यहाँ लैंग्वेज अलग है। तो वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो माध्यम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1199 नंबर का कि निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है। क्षार के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो जलीय अवस्था में विद्युत का संचालक होता है। मतलब जब क्षार को जल में अगर घोल दिया जाए तो उससे विद्युत धारा संचालित होती है, मतलब प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है ये। स्वाद में कड़वे होते हैं कौन, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, जलीय माध्यम तरल अवस्था में OH का निर्माण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जो 3 है बिल्कुल करेक्ट है। और हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो देखो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नीले लिटमस को लाल करता कौन है, तो ये करता है अम्ल, पर हमको दिया क्या है, क्षार। तो क्षार लाल को नीला करता है, ना कि नीले को लाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th हमसे गलत ही पूछा था और ऑप्शन नंबर 4th हमारा राइट आंसर है, जो कि गलत होगा। तो 4 से 5 चीज़ें यहाँ पर याद रख लीजिए कि जो क्षार होता है, ठीक है, हम क्षार की बात कर रहे हैं, तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है। याद रखिएगा, जो क्षार है
ये क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्षार क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को, जो क्षार है मिथाइल ऑरेंज को कैसा करता है, पीला कर देता है। ये आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और जो फिनाप्थिलिन है उसको क्षार कर देता है गुलाबी। कैसा कर देता है, गुलाबी। तो फिनाप्थिलिन को गुलाबी कर देता है खून क्षार, और मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है, पीला, और क्षार जो है लाल लिटमस के पेपर को नीला करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बात आती है अम्ल की, तो अम्ल करता है क्या है, तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा करता है, लाल करता है, और मिथाइल ऑरेंज भी जो होता है उसे भी कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल जो स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। जो अम्ल है कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। और यहीं पर आप देखोगे तो जो क्षार है वो कैसे होते हैं, तो कड़वे होते हैं। तो यहाँ मैंने 8 से 10 पॉइंट जो आपको बताया, अगर आप इतना रिपीट कर लेते हैं तो इससे बाहर यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है 1200 नंबर का क्वेश्चन की खालिस्तान संभवतः प्राणी का सबसे बड़ा समूह है। तो प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा होगा, वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्राणियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये अगर कभी पूछ लिया जाए तो 1845 में सबसे पहले आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये किया था वॉन सीबोल्ट ने। कौन ने किया था, तो वॉन सीबोल्ट ने किया था। किसका प्रयोग, तो आर्थ्रोपोडा शब्द का, जो कि प्राणी जगत में सबसे बड़ा वर्ग आता है, ये आपको याद रखना है। और आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संयुक्त उपांग। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का अर्थ अगर कभी पूछ लिया जाए तो संयुक्त उपांग होता है। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते क्या क्या है, तो इसमें आता है बिच्छू, ठीक है, इसी में आता है मकड़ी, इसी में आता है तिलचट्टा। ठीक है, तो मकड़ी, बिच्छू, तिलचट्टा ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा शब्द दिया था 1845 में वॉन सीबोल्ट ने, और जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला क्वेश्चन है 1201 नंबर का कि खालिस्तान एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा है जो एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, हाइड्रोजन, आर्गन और सल्फर। जो 4 ऑप्शन है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि जो सल्फर है वो एक परमाणु अणु का उदाहरण होगा। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो S8 जो सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S8 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1202 नंबर का कि ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। जो ए ब्लॉक है उन तत्वों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों के 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। तो आप ये देखोगे कि जो ए ब्लॉक के तत्व है ये पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में होते कहाँ हैं, उसके आधार पर इसका नाम आएगा। तो अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि आपने देखा होगा। और अगर ए ब्लॉक के तत्व की बात करें तो यहाँ पर आते हैं, ये शुरू में किसने, एस ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर आते हैं कौन से, पी ब्लॉक के तत्व, सॉरी यहाँ आते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और इधर आते हैं कौन से, पी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर इधर बीच में आते हैं कौन से, ए ब्लॉक के तत्व। ठीक है, मैं अलग से आपको बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। तो आपको ये दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, ये परमाणु क्रमांक कितना है 56, और ये कितना है 88। मतलब यहाँ 56 के बाद कितना आना था 57, फिर 58, 59, परंतु ऐसा ना होगा डायरेक्ट क्या है 72। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जस्ट 56 और 88 के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, इसके बीच में यहाँ। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अंदर आ रहा है पीरियोडिक टेबल के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अंतर संक्रमणी तत्व कहलाते हैं। जो ए ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, अंतः संक्रमणी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम रखते इनको तो ये यहाँ पर बीच में आते कौन से, ए ब्लॉक के तत्व। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1203 नंबर का कि संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे कौन से हैं। तो जिसमें संवहनी ऊतक पाया जाता था वह जमीनी पौधा सबसे पहला कौन सा था। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और शैवाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या, राइट आंसर। जो टेरिडोफाइटा है वो संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे हैं। परंतु संवहनी ऊतक सबसे पहला समूह क्या आता है, ब्रायोफाइटा, फिर आता है थैलोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, पर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं सबसे पहले किसमें, टेरिडोफाइटा में। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1204 नंबर का कि विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। जो विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है। तो जीवाश्म, नदी तल,
समुद्री तल और चट्टान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है राइट आंसर। आप देखोगे कि जो जीवाश्म होता है, मतलब अगर हम खनिज तेल जमीन के अंदर से निकालते तो एक्चुअल में जो कोयला निकालते वो होता क्या है, जीवाश्म होता है। और जीवाश्म आया कहाँ से होगा, तो कहीं ना कहीं पहले पेड़ पौधे जीव जंतु हर चीज थी होगी, तो वो विकासवादी संबंधों का प्रमाण कौन प्रदान करता है, तो जीवाश्म प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, और विकासवादी का जो सिद्धांत है वो दिया था कौन ने, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा कि विकासवादी का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और हम ये बोल सकते हैं कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1205 नंबर का कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो सपोज अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं और आपको बोल दिया जाए कि आपको इसी दिशा में चलना है, सिर्फ एक निश्चित दिशा हो, और अगर निश्चित दिशा है तो आप चल रहे हैं तो आपकी चाल होगी, और ये इसी एक निश्चित दिशा है तो क्या होगा विस्थापन। और चाल और विस्थापन दोनों चीज है तो उसको हम बोलते क्या है, वेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा कि जब दिशा निश्चित हो तो और व्यक्ति चलना चाह रहा है तो वो होता क्या है वेग होता है, परंतु अगर दिशा निश्चित ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं गति बोलते हैं। पर यहाँ पर निर्दिष्ट दिशा, एक दिशा दे दी गई है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे वेग। और आप जानते हैं कि वेग बराबर से होता है क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन बटे क्या होता है समय, विस्थापन बटे समय। तो इसका वेग का मात्रक क्या जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किसका मात्रक, वेग का मात्रक। और वेग क्या है, तो एक सदिश राशि होगी, क्या होगी, सदिश राशि होगी। अगला क्वेश्चन है 1206 नंबर का कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध की बात हो रही है, विद्युत धारा की बात हो रही है, तो V बराबर से आई आर, एक फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। V यहाँ पर वोल्ट है, I यहाँ पर धारा है, और R का मान क्या है, तो यहाँ प्रतिरोध है। तो उसने बोला प्रतिरोध बढ़ता है तो R का मान जब बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या है राइट आंसर होगा, प्रतिरोध क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब भी प्रतिरोध R का मान बढ़ता है तो I का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो जो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध की बात हो रही तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रति सेकेंड जो किसी तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 प्रति सेकंड विद्युत धारा में जब इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। ये अगर वैल्यू याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड किसी भी चालक तार से प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1207 नंबर का कि Na2O एक है, मतलब Na2O जो ये है ये क्या है, मतलब यहाँ चार ऑप्शन दिए, क्षारीय, अम्लीय, निष्क्रिय और उभय धर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या राइट आंसर की Na2O क्या है, तो एक क्षारीय है। ये हम कैसे पता लगाते हैं, तो ये आप अगर देखोगे तो ये एक पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको आप याद कर ही लो, बार बार पढ़िए। अगर एस ब्लॉक के तत्व आपको कहीं पर भी दिखे तो डायरेक्ट लगा देना कि वो क्षार होंगे, क्योंकि पेपर जो 10वीं लेवल तक बनने वाला है, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। तो अगर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनमें से अगर कोई भी तत्व दिखे तो वह हमेशा और हमेशा किसका काम करेंगे, क्षार का काम करेंगे। ये आपको पहले याद रखना है। और अगर जब भी यहाँ डी ब्लॉक के तत्व दिखे तो वो काम करेंगे किसका, अम्ल का काम करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, Na2O है। ठीक है, Na2O है जो सोडियम है, ये एस ब्लॉक के तत्व है, मतलब ये हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, क्षारीय बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षार के और उदाहरण देख लो। एक होता है NaOH, ये भी एक प्रकार का क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। NH4OH ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षार। और Na2O भी क्या है, एक प्रकार का क्षार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1208 की हृदय, ठीक है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की दो परतों से ढका होता है। ठीक है, हृदय मेम्ब्रेन दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो जो हृदय है वो दो परतों से ढका होता है और उन परतों को क्या कहा जाता है। तो अगर आप 10th क्लास की NCERT पढ़ लिए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या राइट आंसर की हृदय जो दो झिल्लियों से ढका होता है उन्हें कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1209 नंबर का कि खालिस्तान रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो किसका विचलन कोण सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, राइट आंसर की जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। आपने
तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है, किसकी, लाल रंग की। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका विचलन कोण उतना कम होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर की लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उच्च होती है, तो इसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 1210 की चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के मान का कितने गुना होता है। तो सिंपल सी बात है कि चंद्रमा पर त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना पर कितने गुना होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/6 गुना। कितने गुना, 1/6 गुना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है राइट आंसर। और ये एक सिंपल क्वेश्चनों में से एक है जो कि मोस्टली स्टूडेंटों को बनता है। अगला क्वेश्चन है 1211 नंबर का कि खालिस्तान इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन का एक प्रकार है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है कंपन, सेकंड ऑप्शन है आवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है रडार और फोर्थ ऑप्शन है सोनार। और कोशिश करें कि इसका आप आंसर सही लगाओ। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर की जो सोनार है वो इको लोकेशन का एक प्रकार होता है। ये आपको 10वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सोनार है वो इको लोकेशन का एक प्रकार है। और बात हो रही है सोनार की, तो सोनार का निर्माण किसने किया था, ये कभी पूछ लिया जाए तो ये किया था लुईस, ठीक है, लुईस नेक्स ने, ठीक है। तो लुईस नेक्सन का नाम याद रखिएगा, लुईस नेक्सन ने बनाया था क्या, सोनार, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। और सोनार का प्रयोग गोताखोर में किया जाता है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो पनडुब्बी होती है उनमें सोनार का यूज़ किया जाता है, जो कि इको लोकेशन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है 1212 नंबर का कि उच्चतम, ठीक है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी उच्चतम आयनीकरण क्षमता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि जो नाइट्रोजन है वह उच्च प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व होगा। कौन सा, तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और ये कौन से वर्ग में, तो 15वें वर्ग में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना, 78%, ये भी आपको याद होगा। और फाइनली पीरियोडिक टेबल में कहाँ है नाइट्रोजन, इसे देख लो। तो ये नाइट्रोजन दिख रहा है, परमाणु क्रमांक 7। और इस पूरे समूह में क्या क्या आते हैं इनके नाम भी याद रखो कि नाइट्रोजन वाले जो समूह इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यह आ जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, फास्फोरस का होता है 15, आर्सेनिक का होता है 33, एंटीमनी का होता है 51 और बिस्मथ का होता है 83, ठीक है। तो इसे बार बार याद रखिए। और जो नाइट्रोजन है ये आएगा किस ब्लॉक का तत्व, तो पी ब्लॉक का तत्व आएगा, ठीक है। और कौन सा है, तो ये 15वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है, 15वां। और कार्बन वाला कौन सा वर्ग था, 14वां वर्ग। तो वहीं ऑक्सीजन कौन सा वर्ग होगा, तो 16वां। और फ्लोरीन वाला कौन सा वर्ग होगा, तो 17वां होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उच्च प्राथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड था यहाँ पर क्या, राइट आंसर नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1213 की वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल, जो मेंडल का नाम आपने सुना ही होगा, इनका निधन कब हुआ था। तो जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर 1883 में। तो जी.जे. मेंडल का निधन हुआ था 1883 में, ये आपको याद रखना है। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1822 में। तो ग्रेगर मेंडल का जन्म होता है 1822 में, मृत्यु होती है 1884 में, ठीक है। और मेंडल कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे कौन, मेंडल, ये आपको याद रखना है। और जो डब्ल्यू वॉटसन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू वॉटसन ने जेनेटिक्स का नाम दिया था। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखें कि मेंडल की मृत्यु हो रही थी 1884 में, जन्म हुआ था 1822 में। और ये थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है। और ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने दिया था क्या, तो ये अनुवांशिकता के पिता कहते हैं कौन, तो जॉन मेंडल ये अनुवांशिकता के पिता कहलाते हैं। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाएगा 1214 नंबर का कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में खालिस्तान मोल होते हैं। जो 12 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें कितने मोल होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, O2 होता है। तो ये टोटल कितने ग्राम होता है, तो हम जानते हैं कि 32 ग्राम होगा कौन, O2। तो हम ये जानते हैं कि 32 ग्राम में, ठीक है, 32 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है। और 32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/32 मोल होगा। और हमें कितना मोल, कितना ग्राम का चाहिए, तो 12 ग्राम का। तो इधर 12 का गुणा होगा तो इधर भी किसका गुणा होगा, 12 का। फाइनली आएगा कितना, तो देखो 12 में भाग देना पड़ेगा किसका, 32 का। तो जब 12 में आप 32 का भाग दे रहे होंगे तो आ कितना जाएगा, तो
0.375 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। जो मैंने कैलकुलेशन किया था आप उस कैलकुलेशन को ध्यान दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपका आंसर आने लगेगा। और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिलेगा, मोल की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है 1215 नंबर का कि किसी भी समय कार की खालिस्तान चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो देखो एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, कुछ इस प्रकार से मीटर होता है कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 30 होता है, यहाँ पर 60 होता है, यहाँ पर 120 होता है, इस प्रकार। तो किसी भी समय कार की चाल, सॉरी, किसी भी समय कार की खालिस्तान चाल को उसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो हम इसको बोलते क्या, तो इसको बोलते हैं क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं? क्षणिक चाल। और क्षणिक चाल मतलब क्या होता है, तो आप बाइक से या कार से जब चलते हैं तो आप जब मीटर को देख रहे होते हैं तो एक क्षण जब देखते हैं तो उसमें 60 की स्पीड दिखाता है, कभी 120 की स्पीड दिखाता है, तो उसे ही कहा जाता है क्या? क्षणिक चाल। तो किसी समय कार की खालिस्तान चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो स्पीडोमीटर द्वारा स्पेशली बताते क्या है, तो क्षणिक चाल को बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1216 नंबर का कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत का निर्माण करता है। तो ये देखो परमाणु में 3 भाग आते हैं। एक तो आता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, और एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद होता है क्या, एक प्रोटॉन होता है। तो ये देखो विद्युत धारा किसके माध्यम से प्रभावित होती है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि परमाणु जो बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, पर विद्युत धारा किसके माध्यम से प्रभावित होती है? तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये अगर आपसे पूछ ले जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। याद रखिएगा कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, यह भी आपको याद रखना है। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन ने की थी। किसने? जे टॉमसन ने खोज की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1217 की खालिस्तान अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। मतलब इनमें से कौन है जो अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अधिकतम विविधता आती है। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हम बहुत कम हमारे मम्मी पापा के जैसे हैं, मतलब इतना माना कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, परंतु विविधता सबसे ज़्यादा आती है लैंगिक प्रजनन में। कैसे आती है? अगर आप देखोगे एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ से एक दूसरा आम का पेड़ जब बनता है तो आप देखोगे दोनों आम के पेड़ के जो फल है एक जैसे होते हैं, परंतु हम हमारे मम्मी के पापा के जैसे एज इट इज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा विविधता है। तो यहाँ पर बोला कि अधिकतम विविधता उत्पत्ति किसमें संभव है, अधिकतम, मैक्सिमम, तो लैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर क्या, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1218 की खालिस्तान समूह के लिए पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो देखो समूह के लिए, सॉरी, यहाँ समूह के लिए, कौन सा समूह के लिए पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो किनको शैवाल कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर, जो थैलोफाइटा होते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, क्योंकि जो थैलोफाइटा समूह के जो होते हैं ना, शैवाल, कवक और बीजाणु आते हैं। और थैलोफाइटा का जो शरीर है ना वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। स्पेशली जो थैलोफाइटा का जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। उसी प्रकार शैवाल भी जो है जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता। इसीलिए जो थैलोफाइटा है ना, थैलोफाइटा समूह, इसके पौधों को आमतौर पर क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड क्या है, राइट आंसर होगा। और ये 2-3 चीज़ और याद रखिए, थैलोफाइटा की बात अगर हो रही है, सॉरी, किसकी बात हो रही है, शैवाल की। तो शैवाल की बात हो रही है तो शैवाल एक तो अगर चट्टान पर उगते हैं, कहाँ पर, चट्टान पर अगर उगते हैं तो उन शैवाल को कहा जाता है लियोफाइट। क्या कहा जाता है? चट्टान पर उगेंगे तो लियोफाइट कहा जाता है। और अगर ऐसे शैवाल जो बर्फ पर उगे, ठीक है, किस पर उगे, बर्फ पर, तो ऐसे शैवाल जो बर्फ पर उगे तो इसे कहा जाता है क्रिप्टोफाइट, और चट्टान पर उगे तो लियोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1219 नंबर का। तो 1219 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन छोटे अणु उत्पन्न करता है। वापस से क्वेश्चन पढ़ो कि एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक है, एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे अणु बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया है ये हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा छोटे
सॉरी होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु में उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर। कभी पूछ ले जाए जो किण्वन है वो कौन सा शब्द है, तो लैटिन शब्द से बना है कौन सा, किण्वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 1220 नंबर का कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका कितना राइट आंसर की 6 पॉइंट कितना 0 ग्राम, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक है, और परमाणु द्रव्यमान भी एक है। अगर इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, परमाणु द्रव्यमान भी एक है, तो 0.6 मोल अगर हाइड्रोजन परमाणु तो उसका एक्चुअल में द्रव्यमान भी कितना होगा, 0.6 ग्राम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो एक है, और ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में रखा गया है। तो फाइनली इस लेक्चर में तो इतना ही। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी वायर के नाम से ही है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक खुश रहिए।